आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस थर्ड वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस है क्या और इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है। आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस जो सब्सटेंस डिपॉजिट होते हैं उनकी अमाउंट और जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उनके बीच रिलेशन क्या होता है। इस टॉपिक से बेसिकली इस टॉपिक में कुछ नए टर्म्स हैं, उन नए टर्म्स को समझना है और उन नए टर्म्स को समझने के साथ ही इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किस तरीके से होते हैं और कैसे हम उन्हें सॉल्व करेंगे, इसी के बारे में हम पढ़ते हैं। अब हम जब ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या इलेक्ट्रोलिसिस की जब बात हम करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक ये पार्ट है कि इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक पार्ट है इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस है क्या? इलेक्ट्रोलिसिस जनरली क्या है कि केमिस्ट्री के जितने भी स्टूडेंट होंगे, जितने लोग भी इस वीडियो लेक्चर को देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे, वो जब भी आप कहीं भी केमिस्ट्री में या साइंस में लिसिस वर्ड आता है, लिसिस LYSIS, जब भी लिसिस वर्ड आता है सफिक्स के रूप में तो इसका मतलब होता है डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन। जैसे होता है हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि लिस जो पहला वर्ड होता है इसमें हाइड्रो मीन्स होता है वाटर। इसका मतलब क्या हुआ? इंटरेक्शन विथ वाटर देन लिसिस, मतलब कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो उसका इंटरेक्शन हो वाटर के साथ और देन लिसिस हो या डिकम्पोजिशन हो, उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। एक होता है ओजोनोलिसिस। और मुझे लगता है कि जितने भी स्टूडेंट 12th क्लास के जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे इन सारे टर्म से परिचित होंगे, नहीं भी परिचित होंगे और अगर आप भूल गए होंगे तो निश्चित रूप से आज जो मैं ये चीजें बता रहा हूं इसको पहले आप एक बार समझ लेंगे। ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस मतलब क्या होता है कि अगर कोई केमिकल सब्सटेंस है, एक स्पेसिफिक सब्सटेंस होता है जिसका ओजोन के साथ ट्रीटमेंट होता है, ओजोन O3 के साथ रिएक्शन होता है, देन उसमें डिकम्पोजिशन होता है, उसको हम बोलते हैं ओजोनोलिसिस। इसी तरीके से ये इलेक्ट्रोलिसिस है और इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोलाइट का लिसिस या इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज के इफेक्ट में अगर कोई केमिकल सब्सटेंस है और उसका डिसोसिएशन इलेक्ट्रिक चार्ज के इफेक्ट में, जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज पास करते हैं या ये कहें कि इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट में अगर उसका डिसोसिएशन होता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस इस चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो इस चैप्टर में इलेक्ट्रोलिसिस किसका होता है और कब होता है, इन चीजों को जानना। तो इस चैप्टर के स्टार्ट में जो पहले इस चैप्टर में जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो पहले के वीडियो लेक्चर्स हैं उन सभी लेक्चर्स में, उन सभी वीडियो लेक्चर्स में आप ये सुने होंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में एक चीज ये होता है कि एक केमिकल सब्सटेंस which dissociates in effect of electric current. A chemical substance which dissociate in effect of electric current into their ions is known as electrolysis, या जो सब्सटेंस होता है and that chemical substance is known as electrolytes. तो इलेक्ट्रोलाइट्स है क्या? एक केमिकल सब्सटेंस which may dissociate in effect of electric current into their ions are known as electrolytes. अब ये मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? वो डिसोसिएशन होता है उसमें। तो जो भी डिसोसिएशन होता है, अब इलेक्ट्रोलाइट का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम ये लिखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट लिखते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये होता है कि ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो उसको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, और जिसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। अब जब डिसोसिएशन होता है तो होता क्या है? जैसे अगर NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है और इसका जब डिसोसिएशन होता है तो ये बनता है Na+ एंड Cl-।
Na+ और Cl- में, मतलब ये एक इलेक्ट्रोलाइट हुआ। क्यों? क्योंकि इसका डिसोसिएशन हुआ। तो जब इसका डिसोसिएशन हुआ तो इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम होता है इलेक्ट्रोलिसिस, और इस सब्सटेंस का नाम होता है इलेक्ट्रोलाइट। इस सब्सटेंस का नाम होता है इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में डिसोसिएट हो गया। अब होता क्या है कि चूंकि जो भी इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस होता है, ये जितने भी तरह के जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होते हैं या इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन होता है, वो हमेशा एक स्पेसिफिक कंटेनर में होता है, एक स्पेसिफिक वेसल में होता है। उसको कहते क्या है? मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलिसिस होता किसमें है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता है, एक स्पेसिफिक कंटेनर है या एक इस सेल में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ही इलेक्ट्रोलिसिस होता है। अब होता क्या है, चाहे जिस भी तरह के इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो या गैल्वेनिक सेल हो, हमेशा उसमें दो होते हैं। एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। फिर से इस चीज को समझेंगे। हमने स्टार्ट से, इसके बेसिक से स्टार्ट किया है कि हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस होता किसका है? इलेक्ट्रोलाइट का। अभी हमने बता दिया कि इलेक्ट्रोलाइट होता कौन है, ये हमने बताया। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो इलेक्ट्रोलाइट की जो इलेक्ट्रोलिसिस होती है वो एक स्पेशल कंटेनर में होती है, जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सेल चाहे जो भी हो, चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो या गैल्वेनिक सेल हो, हमेशा उसमें एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। अब होता क्या है, कैथोड पे क्या होता है? कैथोड पे होता है रिडक्शन। और किसका रिडक्शन? केटायन का। केटायन का रिडक्शन होता है और वो रिड्यूस होकर के डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि जो, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लिया कि NaCl का डिसोसिएशन हुआ, तो NaCl का डिसोसिएशन हुआ तो Na+ एंड Cl- बनेगा। ये Na+ जाएगा कहां? एट कैथोड। एट कैथोड। तो एट कैथोड होगा क्या? एट कैथोड ये होगा कि Na+ का रिडक्शन होगा और ये बन जाएगा सोडियम मेटल। ये सोडियम मेटल डिपॉजिट होगा किसपे? एट कैथोड। कैथोड पे सोडियम मेटल डिपॉजिट हुआ। अब सवाल यह है कि Cl- कहा जाता है। तो Cl- चूंकि इसका डिसोसिएशन हुआ तो Na+ भी बना और Cl- बना। ये Cl- कहा जाता है। मैं इसको यहां नोट करता हूं। Cl- होता है एट एनोड, और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। Cl ऑक्सीडेशन हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ और ये बन गया हाफ Cl2 गैस, मतलब क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन हुआ। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि NaCl का जब डिसोसिएशन हुआ तो आफ्टर डिसोसिएशन या आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट NaCl इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम मेटल इज डिपॉजिटेड एट कैथोड एंड क्लोरीन गैस इज फॉर्म्ड एट एनोड। मतलब क्या हुआ कि NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस से कैथोड पे सोडियम मेटल जमा हुआ और एनोड पे क्लोरीन गैस बना। अब क्वेश्चन ये है कि जो सोडियम मेटल डिपॉजिट हुआ और क्लोरीन गैस जो डिपॉजिट हुआ, ये किसके इफेक्ट में हुआ? क्योंकि ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और ये हमें यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलिसिस, जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, वो हमेशा ऑपरेट करता है इन द प्रेजेंस इन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तभी इलेक्ट्रोलिसिस पास होता है, पॉसिबल होता है। मतलब क्या हुआ कि जब आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइट को रखते हैं कंटेनर में और उस पे इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो करंट पास करने के बाद उस इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलिसिस होती है, कैथोड और एनोड पे उस सब्सटेंसेस डिपॉजिट होते हैं। अब जो फैराडे ने, अब हम आते हैं अपने इस टॉपिक पे कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस की क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं और इस क्वांटिटेटिव एनालिसिस में इसी बात का करते हैं कि जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट हुए आइदर एट कैथोड और एट एनोड डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट। जो भी सब्सटेंस जमा होता है उसका जो अमाउंट होता है
वो इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करता है और यही इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। अब कैसे डिपेंड करता है और क्या करता है इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। यहां मैं इस चीज को अब हम चलते हैं अपने इस टॉपिक पे कि जैसे हमने ये कहा कि इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन से जो भी कैथोड और एनोड पे जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट होते हैं उनकी अमाउंट कितनी है। जैसे हमने अभी NaCl का एग्जांपल लिया तो सोडियम कितना डिपॉजिट होगा, कितने ग्राम डिपॉजिट होगा, क्लोरीन कितने ग्राम डिपॉजिट होगा, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि कितना इलेक्ट्रिक करंट हम पास करते हैं। और इस चीज को बताया किसने था, इस चीज को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था या एनालाइज किया था फैराडे ने। फैराडे एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने फर्स्ट टाइम ये ऑब्जर्व किया कि ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस उसने ही किया था इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का। और उसने ये कहा, अब इसके दो रूल, फैराडे ने अपना दो रूल दिया, दो रूल बताया। जो पहला रूल है ये जो फैराडे फर्स्ट लॉ है, वो फैराडे फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q के। मतलब क्या हुआ कि Q मींस इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू T। यह हम बहुत छोटे क्लास में पढ़ते चले आ रहे हैं कि Q की वैल्यू इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू I इंटू T होता है। अब आप इसको लिख सकते हैं, हमें ये भी पता होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हम हटाते हैं तो कोई एक कांस्टेंट लगाते हैं, हम इनमें कांस्टेंट लगाया जिसकी वैल्यू हो गया ZIT। तो एक ये फार्मूला हमारे सामने मिल गया कि M इज इक्वल टू ZIT। ये किसका फार्मूला है, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। अब इसमें है क्या, M क्या है, अमाउंट जो डिपॉजिट हुआ, Z को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। I क्या है, करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, T क्या है, टाइम, इसमें इन सेकेंड, टाइम है सेकेंड में। तो इस तरीके से M इज इक्वल टू ZIT ये फैराडे फर्स्ट लॉ का एक इक्वेशन है। और इस इक्वेशन के हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, हमें इलेक्ट्रिक करंट, टाइम पता हो और Z के बारे में पता हो। अब यहाँ एक पॉइंट है कि Z है क्या, तो हम Z के बारे में भी यहाँ लिख लेते हैं। Z है क्या, Z को हमने बोला कि इस टर्म का नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डिफाइन कैसे करते हैं, आप ये कहते हैं कि इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम, अगर Q की वैल्यू 1 कूलम है तो अगर Q की वैल्यू IT को हम कूलम में, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि M इज इक्वल टू ZQ लिख सकते हैं, जहां Q जो है इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो अगर Q इलेक्ट्रिक चार्ज है और Q की वैल्यू 1 है देन M इज इक्वल टू Z। और M इज इक्वल टू Z का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ Q 1 है, 1 कूलम है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड तक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में अगर हम पास करते हैं तो जो किसी भी इलेक्ट्रोड पे जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो Z के इक्विवेलेंट होता है, ये Z के इक्वल होता है। मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज जस्ट इक्वल टू अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस ऑन पासिंग 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज पास करने पर जितना अमाउंट डिपॉजिट होता है उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। तो हम यहाँ ये कह रहे हैं कि Q की वैल्यू जब 1 होता है, इफ Q इज इक्वल टू 1 देन M इज इक्वल टू Z, मतलब Z जो है M के बराबर होता है। तो ये हो गया कि फैराडे फर्स्ट लॉ क्या है एंड फैराडे फर्स्ट लॉ क्या है। तो फैराडे फर्स्ट लॉ को हमने ये बोला कि जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और वहां एक जेड फैक्टर है। जेड क्या होता है? जेड को हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। और अगर Q, अब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है कि व्हेन 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास्ड इन ए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन देन द अमाउंट ऑफ deposited substance is just equal to electrochemical equivalent of that substance। मतलब क्या हुआ कि हर एक सब्सटेंस का जो Z होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है, वो हर एक सब्सटेंस के लिए कांस्टेंट होता है। अब उसका रिलेशन कैसे होता है वो मैं आगे बताता हूं। ये फैराडे फर्स्ट लॉ है, और इस फैराडे फर्स्ट लॉ के बाद फैराडे ने ही एक सेकंड लॉ दिया। फैराडे ने एक सेकंड लॉ दिया, और ये सेकंड लॉ है क्या? जो फैराडे सेकंड लॉ है वो ये है, फैराडे सेकंड लॉ है किसके लिए एप्लीकेबल होता है? तो फैराडे सेकंड लॉ एप्लीकेबल होता है अगर 2 और मोर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन आर इन सीरीज। अगर 2 और मोर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस अगर एक सीरीज में हो और इक्वल अमाउंट ऑफ, जब हम सीरीज में होगा, सपोज करिए कि एक सॉल्यूशन ये है, एक सॉल्यूशन ये है, एक सॉल्यूशन ये है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सपोज करिए कि ये AB है, ये XY है और ये PQ है। हमने इलेक्ट्रोलाइट का नाम लिया, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमने पास किया। तो जब हम इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इसमें Q पास करेंगे तो इसमें भी Q करंट ही जाएगा और इसमें भी Q करंट ही जाएगा। तो ये क्या है कि ये Q कूलम का इलेक्ट्रिक चार्ज जब हम पास करेंगे तो ये फैराडे सेकंड लॉ कहता क्या है? फैराडे सेकंड लॉ ये कहता है कि इस चीज को मैं यहां नोट करता हूं कि अगर सपोज करिए कि इस इलेक्ट्रोलाइट में जो सब्सटेंस डिपॉजिट है किसी एक डेफिनेट इलेक्ट्रोड पे, अगर इसमें M1 है, इसमें M2 है और इसमें M3 है, और इसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z1 है, इसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z2 है और इसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z3 है, देन हम लिख क्या सकते हैं? देन M1 upon Z1, M2 upon Z2 and M3 upon Z3। ये एक फार्मूला है। मतलब क्या होगा कि अगर डिफरेंट 2 और मोर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो एक सीरीज में जुड़े हुए हैं और उसमें जब इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास करेगा, किसी एक डेफिनेट इलेक्ट्रोड की बात करें, कैथोड की बात करें, अगर कैथोड पे जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है उसका अमाउंट M1 है और उसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z1 है, सिमिलरली इस इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर कैथोड पे M2 सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है उसका अगर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z2 हो तो, और यहाँ M3, सिमिलरली इसी तरह के केस में मैं लिखूं कि अगर यहाँ जो कैथोड पे अगर जो सब्सटेंस जमा हो रहा है, जो डिपॉजिट हो रहा है, उसका अमाउंट M3 है और उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अगर Z3 है, तो एक फार्मूला है कि M1 upon Z1 is equal to M2 upon Z2 is equal to M3 upon Z3। ये सीधा सा रिलेशन है। हालांकि ये रिलेशन पूरी तरीके से फैराडे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग है। जो भी हमने यहाँ इक्वेशन लिखा है ये फैराडे फर्स्ट लॉ का ही एक एप्लीकेशन है, बस इसको फैराडे सेकंड लॉ के रूप में हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। इस इक्वेशन को लिखने के बाद हम आते हैं कि एक नई चीज पे आते हैं, एक नए टर्म पे आते हैं, और उस टर्म का नाम है फैराडे ही। फैराडे जो साइंटिस्ट है उसी के नाम पे है। तो फैराडे है क्या? फैराडे एक टर्म है, साइंटिस्ट का जो नाम तो था ही, बट ये एक टर्म भी है। और ये टर्म है क्या? ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का एक बड़ा यूनिट है। इलेक्ट्रिक चार्ज का एक बड़ा यूनिट है, और वो जो यूनिट है तो 1 फैराडे एक यूनिट है, और 1 फैराडे इज इक्वल टू होता है, इसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं।
और F इज इक्वल टू जनरली होता है 96500 कूलम। ये रफली हम लिखते हैं 96500 कूलम। और इसके बारे में कुछ फैक्ट्स मैं बता दूं कि जैसे पहला फैक्ट ये है कि 1 फैराडे इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। तो फैराडे के बारे में ये फैक्ट है। ये जो वैल्यू आया है 96500, इस वैल्यू को लगभग में लिखते हैं, राउंड फिगर में लिखते हैं, एग्जैक्टली वैल्यू नहीं है ये। तो ये जो वैल्यू कैलकुलेट हुआ यहीं से हुआ है कि चूंकि 1 फैराडे जो होता है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, और ये 1 फैराडे इज इक्वल टू होता है टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 into 10⁻19 एंड मल्टीप्लाइड बाई 1 मोल का मतलब होता है 6.02 into 10⁻23। इसको जब आप लगभग कैलकुलेट करते हैं तो इसी चीज को लिखते हैं 96500 कूलम। ये राउंड फिगर में लिखते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू 96,400 समथिंग आता है, बट इसको राउंड फिगर में हम इसी तरीके से लिखते हैं। इसके अलावा फैराडे के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे अभी हमने Z के बारे में लिखा कि Z होता क्या है, जैसे Z क्या होता है, Z को हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। और ये इक्विवेलेंट होता है किसके बराबर होता है, when Q is equal to 1 then M is equal to Z। इसी तरीके से when Q is equal to 1 फैराडे, when Q is equal to 1 फैराडे, या इसको 1 फैराडे का मतलब 96500 कूलम। अगर Q की वैल्यू इतनी होती है then M is equal to E, M is equal to E, and E क्या है, इक्विवेलेंट मास, where E is equal to इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास, ई को इक्विवेलेंट मास कहते हैं। तो ई कब है, एम जो है, जो डिपॉजिटेड अमाउंट है वो 1 इक्विवेलेंट मास के इक्वल होगा। कब, जब 1 फैराडे इलेक्ट्रिक चार्ज पास करते हैं या 96,500 कूलम पास करते हैं। तो यहां से शायद है, ये आप देख पा रहे होंगे, यहां से एक रिलेशन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। हम ये लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू 96500 Z। निश्चित रूप से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि Z क्या होता है, 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज पास करने के बाद जो अमाउंट होता है उसको Z कहते हैं, और 1 फैराडे इलेक्ट्रिक चार्ज पास करने के बाद जो अमाउंट होता है उसको E कहते हैं। तो E को हम लिख सकते हैं 96500 Z लिख सकते हैं, या यहां से एक चीज और लिख सकते हैं कि Z इज इक्वल टू E अपॉन 500। यहां से हम लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू E अपॉन 96500 कूलम में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने Z के बारे में बताया, Z और E के बीच में एक रिलेशन लिखा। अब Z क्या होता है, Z के बारे में क्या है कि Z चूंकि इक्विवेलेंट मास होता है, Z एक इक्विवेलेंट मास होता है, तो और E इज इक्वल टू होता क्या है, मोलर मास डिवाइडेड बाई N। और N क्या होता है, N इज द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। दूसरा होता है टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या टोटल चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स, या इसको एसिडिटी या बेसिसिटी या टोटल वैलेंसीज भी कहते हैं, टोटल वैलेंसीज ऑफ केटायन, केटायंस। ये बेस के केस में लिखते हैं, अगर जो सब्सटेंस है, ये एसिड के केस में लिखते हैं, और ये जो लिखते हैं वो साल्ट के केस में लिखते हैं। तो यहां से हो गया कि E को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं,
E इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाई N होता है। N क्या होता है? वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट होता है। टोटल वैलेंस, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन इलेक्ट्रॉन्स, या टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या टोटल चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स, या एसिडिटी कह सकते हैं, उसको बेसिसिटी कह सकते हैं, या टोटल वैलेंसीज ऑफ कैटायन कह सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। तो इस तरीके से अभी इस वीडियो लेक्चर में हमने ये बताया कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की जब बात हमने किया तो हमने ये कहा कि जो भी अमाउंट डिपॉजिट होता है, वो जो भी इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक चार्ज हम पास करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और उसमें दो तरह का रिलेशन हमने लिखा, एक फैराडे फर्स्ट लॉ है और दूसरा फैराडे सेकेंड लॉ है। दोनों को लॉ को हमने लिखा, फिर हमने जेड की बात किया, हमने ई की बात किया। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि जैसे हमने ये कहा कि जब 1 कूलम का इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, 1 कूलम का इलेक्ट्रिक चार्ज पास करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, तो जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो जेड के बराबर होता है। ठीक उसी तरीके से अगर 1 फैराडे जो एक बड़ा यूनिट होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, 1 फैराडे या 96,500 का कूलम का इलेक्ट्रिक चार्ज जब हम पास करते हैं, तो जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 1 इक्विवेलेंट मास के बराबर होता है। तो इसी से जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्टली इसी से कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट ये है कि 1 इक्विवेलेंट मास को डिपॉजिट करने के लिए 1 फैराडे इलेक्ट्रिक चार्ज रिक्वायर्ड होता है। 1 फैराडे इलेक्ट्रिक चार्ज, 1 इक्विवेलेंट मास को डिपॉजिट करने के लिए जो करंट रिक्वायर्ड होता है वो 1 फैराडे होता है। और ये किसी सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, केवल हमारा मतलब है चाहे वो सब्सटेंस सिल्वर हो या एल्युमिनियम हो या कॉपर हो या जिंक हो, कुछ भी हो, लेड हो, किसी भी सब्सटेंस के 1 इक्विवेलेंट मास को डिपॉजिट करने के लिए जो अमाउंट रिक्वायर्ड होता है वो होता है 1 फैराडे। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि 1 मोल अगर कोई सब्सटेंस है तो 1 मोल इज इक्वल टू होता है N मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, 1 मोल ऑफ इक्विवेलेंट्स। ये दोनों पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपके बोर्ड के एग्जाम्स हो, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 इक्विवेलेंट मास को डिपॉजिट करने के लिए जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो 1 फैराडे होता है। और 1 मोल किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल अमाउंट में उसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं वो n के बराबर होता है, जहां n की मीनिंग क्या होती है अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि n इज द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। अगर वो कोई एलिमेंट का केस है तो वो n जो है उसकी वैलेंसी होगी। अगर किसी रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व है कोई केमिकल सब्सटेंस, देन उसके केस में होगा कि टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर यूनिट, या टोटल चेंज इन टोटल ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन रिडॉक्स रिएक्शन फॉर 1 यूनिट सब्सटेंस। या अगर कोई एसिड है तो उसकी बेसिसिटी, एसिड है बेस है तो एसिडिटी, अगर कोई साल्ट है तो टोटल वैलेंसीज ऑफ कैटायंस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस। आज का ये वीडियो लेक्चर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर को आप कतई ना मिस करें, और जो भी आपके फ्रेंड्स हो उन फ्रेंड्स में इसको जरूर शेयर करें कि ये वीडियो लेक्चर आपके एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हर साल जब भी कोई बोर्ड का पेपर होता है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो इस यूनिट से, इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कराएंगे। थैंक यू।